सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दो, उतना ही बोलना है। लास्ट लेक्चर से किसी को कोई डाउट? यार अब इतनी अत्याचार तो मत करो मेरे पे कि सबको एंजाइम समझ में आ जाए एक एक लेक्चर। तो आज तक के सबसे एकदम बड़े वाले बैच हो जाओगे। आई वुड टू ज्वाइनिंग द ऑफलाइन सेशन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ओके बेटा, कोई इशू। हम कुछ दिन तक वेट करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन लेक्चर ही बंद कर दें, फिर तुम आओगे ज्वाइन करने सारे। ठीक है, बट हाँ ठीक है, जेन्युइन रीजन है उसकी वजह से चल रहा है तो ठीक है। लास्ट लेक्चर से किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फिर इसका मतलब। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल कैटलिस्ट एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड केमिकल कैटलिस्ट? तो ठीक, तो किस नॉलेज देनी है क्या? ठीक है, और एक चीज बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, केमिकल कैटलिस्ट। विदुला बेटा आप भी रिप्लाई कर सकते। नेचुरली इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नेचुरली इनसाइड द बॉडी। जो केमिकल कैटलिस्ट है वो भी तो नेचुरल है। नेचुरल केमिकल को केमिकल से बना के कैटलिस्ट बना दिया गया। अगर जिंक कोई रिएक्शन दे रहा है, आयरन कोई रिएक्शन दे रहा है, सल्फर कोई रिएक्शन दे रहा है केमिस्ट्री में, तो वो भी नेचुरल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनसाइड द बॉडी। ठीक, अब वो एक उसमें आपका प्रोटीन एग्जांपल, जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, दैट आर टाइप ऑफ, मेनली जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं क्योंकि एंजाइम से। ठीक है, एंड केमिकल कैटलिस्ट कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, किसी रिएक्शन को रेट को फास्ट करने के लिए वो केमिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट विल बी कैटलिस्ट। ठीक है, ह्यूमन कैटलिस्ट क्या हो गया? दो को लड़ा दिया, कैटलिस्ट। दो को दोस्ती करा दिया, कैटलिस्ट। तो बायोलॉजिकल मैन भी अगर हम किसी को बोले, बायोलॉजिकल मैन इनसाइड द सेल इज एंजाइम्स। ठीक है, जो एंजाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब आप जब डिटर्जेंट का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो डिटर्जेंट में जो एंजाइम है वो बायोलॉजिकल एंजाइम नहीं है, वो आइसोलेट करके क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट कर लिया गया, उसके बाद आप कमर्शियली उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल हो गया। क्लियर है बेटा? फिर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रोल है एंजाइम का? किस तरीके से वो एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस में रोल प्ले कर रहा है? ठीक, ठीक है, लेकिन और एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो मेन है, जो किसी रिएक्शन को करने के लिए, नेचुरली एक प्रोसेस को करने के लिए, मैंने बताया एक फ्री एनर्जी है, वो आराम से हिल डुल रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज फ्री एनर्जी, जो उसके अंदर एनर्जी है। ठीक, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। ठीक, तो उस रिएक्शन को करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो एंजाइम के मतलब कैटालिटिक रिएक्शन और नॉन इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या उसको हम कह लें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, उसमें क्या है? एक्टिवेशन रियल एनर्जी का क्या कंपैरिजन है दोनों में? किसमें हाई होगा, किसमें लो होगा? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है तो बताओ तो कम से कम। कैटलाइज्ड जो आपको रेड रेड ग्राफ रेड लाइन से शो कर रहा है वो क्या हो गया आपका? एक्टिवेशन एनर्जी, ये एरिया क्या हो गया? लो, लो एनर्जी हो गया। एट द एंड प्रोडक्ट वही बन रहा है, दोनों में प्रोडक्ट कॉमन है। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट कॉमन है, लेकिन जो एनर्जी यूज करनी थी उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कम हो गई, लेस एनर्जी यूज किया। किसी चीज ने लेस एनर्जी यूज किया, इसका मतलब उसका ज्यादा एनर्जी बच गया है, तो कौन सी चीज उसके लिए हेल्पफुल होगी? लेस एनर्जी यूज करना। एक सेल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, 100 मॉलिक्यूल एटीपी के हैं, उसको किसी फंक्शन को करने में 80 मॉलिक्यूल लग रहे थे, कोई और उसका शॉर्टकट उसको मिल गया जिससे उसके 40 मॉलिक्यूल में काम हो जा रहा है, तो वो 40 मॉलिक्यूल की उसकी सेविंग हो गई। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर रहा है।
ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते एक सेल से दूसरे सेल, इसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नॉन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल? मॉलिक्यूलर वेट वन ऑफ द रीजन, एंड जो मैंने ब्रॉडली बताया जिसपे ज्यादा टाइम दिया वो तो बता दो। सबका स्पेसिफिक डीएनए एक्टिविटी है, सब अपना डीएनए राइबोसोम एमआरएनए को कोड कर रहा है, एक स्पेसिफिक एंजाइम को बना रहा है। इसलिए एंजाइम हर सेल के, हर टिश्यू के, ऑर्गन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ कॉमन एंजाइम होते हैं जो सब जगह, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एक्शन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को जो एंजाइम चाहिए वो सारे सेल जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कंसेंट्रेशन लो हाई हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हर सेल में प्रोड्यूस हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ से प्रोड्यूस होकर दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर जाए, बिकॉज जो मॉलिक्यूलर जो बैरियर है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अलाउ नहीं करेगी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स स्पेसिफिक एक्ट स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करते हैं। और ऐसे एंजाइम जो आपके ट्रांसपोर्ट होके जा रहे हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो कैसे है आपके डक्ट के, हर एक ऑर्गन जो उसको फॉर्म कर रहा है उस ऑर्गन के सेल, हर एक सेल उसको सिंथेसाइज की, गोल्जी ने उसको पैक किया और वो पैकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आए, रिलीज हो रहे हैं एक डक्ट में सारे रिलीज हो रहे हैं। आपको उस एंजाइम को 1 ml एंजाइम आइसोलेट करना है फंक्शनिंग के लिए, तो उस ऑर्गन से 1 ml सिंथेसाइज करने में 100 सेल, मिलियन सेल है वहां, लेकिन हम बोल रहे हैं 100 वर्कर मिलके उतना अमाउंट फॉर्म किया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए एट टारगेट साइट। ठीक है, तो पैंक्रियाज से सिक्रीट हुआ और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो ये एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम है, उस केस में वो सेल के बाहर आ रहा है। लेकिन सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करें, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रही है उसके लिए अपने एंजाइम फॉर्म होंगे और यूज होंगे। इज इट क्लियर? इसका मतलब हम बोलते ज्यादा है, तुम लोग ग्रेस्पिंग कम कर रहे हो, कंटेंट हम कम करते हैं क्या? शॉर्ट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा बेटा। ठीक है, आज के भी 10 मिनट भले ही चले जाएं, लेकिन आप इस चीज को क्लियर करो, चीजों को ग्रेस्पिंग पावर लाओ, कि अगर हमने बोला है कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मोस्टली प्रोटीनेशियस है। एक नॉन प्रोटीन का एग्जांपल दिया, बताओ फटाफट क्या है उसका एग्जांपल? राइबोसोम्स क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस है, और है क्या वो? नॉन प्रोटीनेशियस है, उसके बाद भी वो कौन सा मॉलिक्यूल? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद कैटालिटिक एक्टिविटी। ऐसा आरएनए जो कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकता है वो क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिवली राइबोसोम उसको कैटेगरी का। अब एक वर्ड है इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोगों ने देखा था, व्हाट आर दैट? क्या होगा इनएक्टिव एंजाइम्स? क्या बोलेंगे उनको कलेक्टिवली? जाइमोजेंस, ठीक है, पेप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ये सब, ताकि इंटरनली ये कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो कि ऐसा डाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी चीजें ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो हमारी सेल में भी नेचुरली प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमारी सेल के सरफेस पे भी कार्बोहाइड्रेट है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट है, हमारी जो टिश्यू की लाइनिंग है स्टमक की वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वहां पे भी लिपिड की लेयर है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज अपनी एक्टिविटी कर रहा है, लिपिड जो हमने फैट खाया है उसको डाइजेस्ट करने जा रहा है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी फैट से बनी हुई है, वहां पे भी लिपिड प्रेजेंट है। उन सब से प्रोटेक्ट रखने के लिए हम उनको इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी फॉर्म करती है, और जब एट द साइट ऑफ एक्शन वो कन्वर्ट होंगे एक्टिव में। ये सारी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए आप एंजाइम को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा? फंक्शनल, टर्सरी, मिनिमम टर्सरी, अदरवाइज क्वाटरनरी भी हो सकते हैं कुछ प्रोटीन। ठीक, अब एक्टिविटी जो इनका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो ये सबस्ट्रेट से एफिशिएंसी शो करते हैं, उसको देखेंगे आज के लेक्चर में, एक्टिव साइट को समझेंगे, और कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देखते हुए हम पहले केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं, उसके बाद एंजाइम्स में वापस आ जाएंगे। अब लॉस ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर रेंडर्स द एंजाइम एक्टिविटी। अगर किसी का लॉस हो रहा है, जो उसका फंक्शनल फॉर्म था उसको उसने लॉस किया, जैसे सपोज मैं आज फंक्शनल फॉर्म में हूँ, यहाँ पढ़ा रही हूँ, कल मैं बीमार हूँ किसी वजह से, ठीक है,
तो मेरी फंक्शनल एक्टिविटी का लॉस हो गया। सेम वे में एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर उसका फंक्शनल फॉर्म है, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर उसका हिंडर हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो सेकेंडरी या प्राइमरी में है जब तक, ठीक है, वो चेन उसकी टूटी है, तो उसकी फंक्शनैलिटी का लॉस हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लॉस ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर रेंडर्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब स्लो डाउन कर रहा है, वो हिंडर कर रहा है उसकी एंजाइमेटिक फंक्शनैलिटी को। क्लियर? ठीक है, like the catalyst, the enzymes regulate the speed and specificity of the reaction, but unlike the catalyst, they are produced by living cells only. जो हमने दोनों में डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। कैटलिस्ट के साथ अगर कॉमन फैक्टर पूछता है, कैटलिस्ट के साथ सुनो ध्यान से एकदम अटेंटिव, कैटलिस्ट दोनों केमिकल कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट में सिमिलरिटी पूछ रहा है, तो आंसर शुड बी रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को हाई करना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को हाई करना, रिएक्शन को फास्ट करना, स्पीड अप करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन को जाना। कोई चीज नेचुरली हो रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, तुम नेचुरली पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक, बायो की तुम डेप्थ में, तुमने एमएससी की बुक खोल ली, तुमने एमबीबीएस की बुक ले ली, तुम्हें मजा आ रहा है, हार्ट, अरे वाह हमें तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़े जा रहे हो हार्ट, आधे वर्ड समझ में आ रहे हैं, आधे वर्ड के लिए गूगल कर रहे हो, दे दिए 10 घंटे, आज तो हमने हार्ट बहुत पढ़ा, ठीक, काम का कुछ नहीं पढ़ा। तो एक अनडायरेक्शनल वे में आप, आपने इंटरेस्ट जगा और आप अनडायरेक्शनल वे में चले गए। इसी तरीके से कोई चीज अगर विदाउट इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम चल रही है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जो उसको इन्फ्लुएंस कर जाएगा वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जब कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा है, एदर वी टॉक अबाउट द केमिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक ही वर्ड, बायोलॉजिकल अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको एक काम उनका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करना, टाइम कम लगना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी की रेट को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम, एनर्जी, प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और एक डायरेक्शन में, आप एक सेलेक्टेड डायरेक्शन में वो फंक्शन हो रहा है। तो ये दोनों के कॉमन फीचर्स हो गए, चाहे आप बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो या आप केमिकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, या कोई रिएक्शन जिसको होने के लिए आपको लाइट चाहिए थी, उस केस में आपका वो रिएक्शन हो रहा है, तो लाइट इज ऑलरेडी प्लेस एक कैटालिटिक रोल वहां पे हो रहा है, टेम्परेचर ने एक कैटालिटिक रोल किया, ठीक है, तो वो कैटालिटिक रोल हो गया, टेम्परेचर टूट के उसके अंदर नहीं गया, प्रोडक्ट के अंदर नहीं गया, तो उसने फास्ट किया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया। क्लियर? जैसे अगर आप चाय का एग्जांपल मैं बहुत लेती हूँ, तुम लोग को बार बार, चाय बना रहे हो, आपने बर्नर ऑन ही नहीं किया या बर्नर स्टीम करके रख दिया, तो बस रख के अब थोड़ा 10-15 मिनट तो चार और काम उन करा, पहला बॉयल आपने तेज आंच पे दे दिया, और उसके बाद आप धीरे, चाय पकने के भी अपने अपने पैरामीटर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट बॉयल आप तेज आंच पे ले आओ और उसके बाद स्लो स्टीम करके उसको छोड़ दो 5 मिनट के लिए, तो अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर आ जाए। तो उस टेम्परेचर ने क्या किया, आप जो हाई लो कर रहे हो रेट को बढ़ा रहा है, चाय बन उसी से रही है, जो अंदर इंग्रेडिएंट है, चाय के अंदर स्वाद उसी से आया, फ्लेवर उसी से आया, देखिए जो आपने टेम्परेचर दिया उसने उस रिएक्शन को फास्ट किया। इज इट क्लियर? तो कॉमन पूछ रहा है तो आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, डिफरेंसेस पूछ रहा है तो जो उनका मोड ऑफ ओरिजिन है, फॉर्म कहाँ हो रहे हैं, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनके बीच का डिफरेंस होगी। क्लियर? तो बट अनलाइक द कैटलिस्ट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स ओनली। Every cell produces its own enzyme because they cannot move from cell to cell having high molecular weight. दो बार ये स्लाइड डाल दीजिए, ठीक है। अब एक्टिव साइट की बात आती है, मैंने बताया तुम्हें कि एक प्रोटीन है वो किसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस का रिजल्टेंट है, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, उसके रिजल्ट से, उसके फोल्डिंग से वो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। जस्ट अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग को दिख रहे हैं, हम दिख ही रहे हैं, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। ये मेरे हाथ में एक रिबन है, ठीक, ठीक है, आज ही आईडी कार्ड मिला है एकदम रेड व्हाइट बढ़िया सा, ठीक, ये एक रिबन है, ये तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, कई बार, 2 बार 3 बार बता चुके, फिर से बता। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहीं कहीं तुम्हें कैप्सन लिखा हुआ दिख रहा है, ये बना किससे है, पेप्टाइड बॉन्ड से, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अभी हम यहाँ पे डाइफेज सल्फाइड स्ट्रक्चर के बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। नाउ इट स्टार्ट फोल्डिंग, इसने फोल्ड बना दी, ठीक, इस फोल्ड में
अब ये कैप्शन जो लिखा हुआ था वो कहीं जा रहा है, किसी प्लेस पे है, ठीक है। फिर हमने इसको कुछ सेलेक्टेड फोल्ड बना के एक सेलेक्टेड फोल्ड मैंने दिया, ये इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से एक फोल्ड बन रहा है। इस फोल्ड में मैंने कहा कि अब, और इसको मैं छोटा करती हूँ, चलो, ठीक। अब मैंने एक ये पेन लगाई है, ठीक, मेरी पेन टाइप की ये पेन लगाई मैंने, ये यहाँ पे फिट हुआ, ठीक है। इसको हम रिलीज कर दें, ये फिट होगा क्या? नहीं फिट होगा। सब देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं अपने हाथ की बात कर रही हूँ या मोबाइल की बात कर लेते, चलो। मोबाइल को फिट करना है तो उसको ये एक्टिव साइड चाहिए, तभी ये यहाँ फिट होगा। एंजाइम भी घूम रहा है, सबस्ट्रेट भी घूम रहा है, लेकिन जब तक उसको एक्टिव साइट, वो बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी, वो इस एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग, टर्सरी और फोल्डिंग। अब यहाँ पे इसको फिक्स कर दूं मैं कि ये हमेशा इसमें, जैसे मोबाइल के पॉकेट की बात कर लें हम, के कवर की बात करते हैं, गले में लटकाते हैं, वो पॉकेट पर्स की तरह यूज करती हैं गर्ल, उसमें हम डाल रहे हैं तो वो हमेशा उसमें फिट है। जब तक आप उसके बटन को ओपन करके निकाल नहीं रहे हो यूज करने के लिए, आप घूमते फिरते रहो, वो वहां पे है, पॉकेट में है आपके, ठीक है। तो आपने क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर सिलाई है, स्टिचिंग हो चुकी है, वो पॉकेट के शेप में है, तो वो परमानेंट फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है और वो टर्सरी स्ट्रक्चर परमानेंट एक एक्टिव साइट को वेयर किया हुआ है, तो आपका सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड करेगा। ये फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो गया, और ये तुम्हारे एक्टिव साइट। अब मैंने जब तुम्हें बात बताई है तो चलो गया मोबाइल पे। अब हमने इस फोल्ड को बोला कि फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। अब मैंने बोला एक्टिव साइट वही है जहां पे कैप्शन आया, जहां पे कैप्शन लिखा है, वहीं पे हमारी आंख रुक रही है कुछ पढ़ने के लिए। तो हमारी आंखों के लिए कलर, कलर से रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन पूछें कि रेड कलर प्रोमिनेंट कहाँ है, तो तुम डिफरेंट पोजीशन को देखोगे। और मैंने पूछा रेड कलर जिसमें व्हाइट कलर भी है और कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हारी आंखें दूसरी चीज देखी। क्लियर? सेम वे में एक एंजाइम, एक प्रोटीन की चेन फोल्ड हो रही है, यहाँ पे आपकी आर्जिनिन, ल्यूसीन, इनकी अमाइनो एसिड की चेन है, आइसोलेशन, ट्रिप्टोफाइन, अलग अलग लाइसिन वगैरह की चेन आ रही है। उस चेन के फोल्डिंग से उस पर्टिकुलर जगह पे उन अमाइनो एसिड रेसिड्यू के प्रेजेंस होने से एक पॉकेट बन रहा है, एक सॉकेट बन रहा है, पॉकेट बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। डिपेंड्स कि वो कैसे सबस्ट्रेट को अफेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक्टिविटी, इस एंजाइम में एक्टिव साइट क्या हो गया? वही पर्टिकुलर साइट जो फोल्डिंग के बाद सबस्ट्रेट को बाइंड करेगी, दैट विल बी एक्टिव साइट। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया? कंप्लीट एंजाइम की फोल्डिंग हो रही है, लेकिन हम बोले इसमें एक्टिव साइट कहाँ है? जैसे प्रोटीन, ये हमारा मोबाइल था सबस्ट्रेट, तो इसके लिए हम इसके शेप के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट बनाए, ठीक है। प्रेजेंट होगा मतलब एंजाइम तो क्योंकि प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी वहां पे इसको फिट करने के लिए साइट होगी। जैसे लॉक एंड की में हम देख रहे हैं की को लगने की साइट है, तो वो जो साइट जहाँ पे वो बाइंडिंग कर रहा है, वो साइट क्या हो जाएगी? एक्टिव साइट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन, एक एंजाइम हमने देखा था अभी, जहाँ पे हम पेप्सिन की बात किए थे। काइमोट्रिप्सिनोजन भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है। एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन, a digestive enzyme component of pancreatic juice, acting in the duodenum where परफॉर्म प्रोटियोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। अब इसको एक्टिव होना पड़ेगा। ये एक्टिव साइट ही ऐसी साइट होगी जो कि आपके सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी, जो वहां पे प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन आ रहे हैं उसको रिएक्ट करेगी, उसको बाइंड करेगी किसी स्पेसिफिक पोजीशन के। देखो ये भी प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन है, लेकिन ये कुछ ऐसा बाइंड करेगी कि उसके कुछ बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ेगी, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होगा, और छोटे छोटे फिर से प्रोटीन के डाइपेप्टाइड एंड ओलिगोपेप्टाइड, एक छोटी छोटी चेन वहां पे जिसको बोलते हैं पेप्टोन, उसमें फॉर्म करेगी। फिर जब एकदम पेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, तब वो फाइनली अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? तो एक्टिव साइट क्या हो गया? इस पूरी चेन में वो फंक्शनल रीजन जो कि एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या हो गई? आपकी एक्टिव साइट। इज इट क्लियर? तो एंजाइम पूरा का पूरा एक्टिव नहीं होता है, इससे कंक्लूजन यही निकालना है कि एंजाइम की पूरी चेन ऐसी नहीं है कि वो एक्टिविटी कर रही है। एक्टिविटी करने के लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यू हैं, कुछ स्पेसिफिक फोल्ड बना रहे हैं, वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है,
वो एंजाइम के ग्लोबुलर प्रोटीन अगर एंजाइम है तो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, अंदर तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, सरफेस से बाइंड करेगा। वो एंजाइम के सरफेस पे स्ट्रक्चर, वो ग्रूव्स होंगे जहां पे सबस्ट्रेट फिट होगा और रिएक्शन करेगा, तो दैट इज एक्टिव साइट। इज इट क्लियर? कई बार आएगा ये चीज, अभी तक जब तक हम लोग एंजाइम पूरा कंप्लीट नहीं करते बार बार आएगा रिएक्शन कैसे हो। हाँ बोरिंग। एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंस पढ़े हुए लगेंगे लेकिन हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए जस्ट खुद से पढ़ लो और हमसे सुन लो, 2 बार 3 बार इसको पढ़ते ही रहना। All enzymes are proteins. There are some nucleic acid that behave like enzymes. इसका आंसर है आपको राइबोजाइम, SS, RNA, single stranded RNA. One can depict the deficit and enzymes by a line diagram. एक हम लाइन डायग्राम से स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ से जो हम स्टडी करेंगे आगे ग्राफ आते जाएंगे। और एंजाइम के प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए भी हम देख रहे हैं कि वो पहले एक स्ट्रेट लाइन होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। An enzyme, like any protein, has the secondary and tertiary structure. एक एंजाइम भी फोल्डिंग से बन रहा है तो उसके पास प्राइमरी के स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा एंड टर्सरी के स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फंक्शनल क्या होगा आपका? टर्सरी। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. Backbone of the protein chain, जो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड की चेन बन रही थी, उसने अपने आप को फोल्ड किया, ठीक है, क्लियर? द चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिस क्रॉसेस, मतलब अलग अलग जगह पे उस पे हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनेगी इटसेल्फ, एंड हेंस मेनी सर्विसेज और पॉकेट्स आर मेड, वहां पे कई सारे ग्रुप्स स्ट्रक्चर बनेंगे। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। एक पॉकेट जो एक्टिवली सबस्ट्रेट से बाइंड कर, देखो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनेंगे जो कि एक्टिव भी नहीं है तो हम उन्हें एक्टिव साइट नहीं बोलेंगे, इसलिए लिखा है वन सच पॉकेट, जो एक्टिविटी को शो कर रहा है, जो किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग को शो कर रहा है, वही उस सबस्ट्रेट के लिए, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए एक्टिव साइट हो जाएगा। Clear? An active site of an enzyme is such crevice or pocket into which the substrate fits. Thus, enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. Enzyme catalyst differ from inorganic catalyst, जो हम अगर बात करें chemical catalyst, in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at higher temperature and higher pressure. अब रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी पे बात करेंगे, तो वहां हम बताएंगे तुम्हें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, पीएच का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया चाय को बनना है, वहां पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, तो जो भी आप लैब में करते हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, प्रेशर डिपेंडेंट रिएक्शन है कि आपने कितना प्रेशर क्रिएट किया, कितना टेम्परेचर उसको दिया है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट शो करे। एंजाइम्स बट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल एंजाइम्स की बात करें तो प्रोटीन का एक नेचर है कि वो डिनेचर कर जाता है या वो कोएगुलेट कर जाता है। इट मीन्स कि या तो वो टूट जा रहा है या तो वो क्लम्प बना है। तो जब कोएगुलेट वर्ड हम यूज करेंगे बायो में, दैट इज रिलेटेड टू क्लम्पिंग, ठीक है, वो थक्का बन गया, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड का क्लॉट्स बन गए, दैट इज ब्लड कोएगुलेशन। तो प्रोटीन का भी नेचर है कि एक प्रॉपर ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर के ऊपर नीचे होगा तो या तो वो टूटने लगेगा, डिनेचर्ड होगा, हायर टेम्परेचर पे वो डिनेचर्ड हो जाएगा, या वो लोअर, अलग अलग प्रोटीन की टेंडेंसी है हायर टेम्परेचर पे वो कोएगुलेट भी कर जाते हैं, या लोअर आप फ्रीजिंग कंडीशन दे रहे हो उस पर वो एक्टिव नहीं कर सकते तो वहां पे भी वो क्लम बना के कोएगुलेट कर जाए, क्लियर? और वो सस्टेन रहेगा, अगर वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबिलिटी रहेगी तो फिर वो डैमेज हो। लेकिन अगर उसको विद इन द टाइम एक रेंज में आप उस कंडीशन को फिर से उनका फेवरेबल दे दोगे तो रिटेन कर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग को देखना भी है डिटेल में जब हम फैक्टर अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शन पढ़ाएंगे वहां। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, while enzymes get damaged at higher temperature, आपकी बॉडी फीवरी है, बहुत देर तक आपको फीवर रहा है, आपका एक सुने होगे तुम लोग की मस्तिष्क बुखार, ब्रेन फीवर हो,
क्या होता है इन सब चीजों में, आप इतना टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर मेंटेन है कि अब उस पे आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन डैमेज होने लगे। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, अननेसेसरी आपका टेम्परेचर हाई है, कोई डिजीज का कॉज कर देंगे, इनिशिएट हो जाएगी, आपके मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब होने लगे। While enzymes get damaged at higher temperature, star mark कर लेना इसको. However, the enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, example hot vent and sulfur spring. ये ऐसे है एडॉप्टेबिलिटी वाली बात आ गई, जैसे जब मैंने तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया तो मैंने वहाँ थर्मोफिलस बैक्टीरिया बताया, अब याद नहीं होगा बैक्टीरिया, जब हम लोग मोनेरा पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था कि ये इमोर्टल है और यूबिक्विटस, मतलब इनका पूरा रेंज है, ये किसी भी एक आपके अंटार्कटिक के ठंड वाले एकदम -डिग्री में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपके हाइड्रो वेंट जो है वाटर के अंदर, जहाँ पे आपका ये सरफेस एकदम हॉट है और वहां से वाटर बॉइलिंग वाटर है वहां नीचे सी वेंट में, ठीक है, तो वहां पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर, क्यों, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया वो एबनॉर्मल टाइम जब हमारे धरती पे अर्थ पे इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रहा था, ये उस वक्त फॉर्म हुए बैक्टीरिया, ठीक है, वो उसी एडवर्स कंडीशन में जर्मिनेट हुए थे। आज भी वो है आर्कियो बैक्टीरिया जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो बैक्टीरिया बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ सल्फर कंटेनिंग हो गया, तो एसिडिक माहौल में बैक्टीरिया बहुत ग्रो नहीं कर सकते, एसिड से रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो हेलोफाइल है, ठीक है, वो सॉल्ट लविंग है, इस तरीके के मैंने पूरे मिनरल्स की कैटेगरी पढ़ाई है, तो वो उनके अंदर अडोप्टेबिलिटी है, उनका डीएनए उनका जीन ही उस चीज के लिए है कि वो उस पर ग्रो करें। जैसे आपके पीसीआर है, रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सुन रहे होगे कोरोना के टाइम में बहुत, आपकी आरडीटी है, आप टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो, वहां पे आप टेम्परेचर हाई रखते हो, तो वहां डीएनए पॉलीमरेज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एंजाइम है उसको टैग पॉलीमरेज, ठीक है, बेसिलस थर्मोजेनेसिस होता है, उससे आइसोलेट करते हैं, थर्मोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया, ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया, एंजाइमेटिक रिएक्शन जिनके हायर टेम्परेचर पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो एनसीईआरटी के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से देखो और उसको मार्क करके रखो। ठीक, 40 डिग्री टेम्परेचर दे दिया कि डिनेचर्ड हो जाएंगे, इसमें एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर जस्ट अगले स्टेप में उसने दे दिया कि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन में ध्यान रखो कि एक्सेप्शन वही होंगे जो उस एडवर्स कंडीशन के लिए एडॉप्टेबिलिटी को शो करेंगे, जो हमारे अर्थ पे ऐसे होंगे, हर कोई अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करता है, उनका नेचुरल हैबिटेट ही वही है, क्लियर है, तुम्हें 55 के टेम्परेचर ऊपर होगा, तुम्हारी बॉडी डैमेज करेगी, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन वो सरवाइव करे, तो 70 डिग्री 90 डिग्री ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो टेम्परेचर पे इस टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते। तो हॉट वेंट हो गए जो वाटर बॉडीज के अंदर है, या सल्फर स्प्रिंग्स की बात करें वहां पे इनके फिलिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो अब वो फिलिक है तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो उनके साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चल रहे हैं वो एंजाइम उस टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, are stable and retain their catalytic power even at higher temperature up to 80 to 90 degrees Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organisms, और इसी का एक हमने बताया टैग पॉलीमरेज जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, वो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको ऑब्टेन किया गया था थर्मोफिलस बैक्टीरिया से। क्लियर इतनी चीजें? ठीक, नाउ केमिकल रिएक्शन देखते हैं और रिलेट करना है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी तरीके से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको एक सिनेरियो, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन एकदम अटेंटिव होकर सुनोगे तो हम भी समझा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, इसके लिए हमें एकदम शांत बैठो, आपस में बात नहीं करो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, एंजाइम की एक्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि एंजाइम एक रिएक्शन कर रहा है, भले ही वो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है लेकिन उसमें केमिकल हिडन, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के लिए सबस्ट्रेट में कुछ तो चेंज हो रहा है तभी वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड है जो या तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं या नए ऐड हो रहे हैं। इज इट क्लियर? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने यहाँ पे बता दिया कि पहले आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आना चाहिए, तभी आप बायोलॉजिकल रिएक्शन को रिलेट कर सकते। केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस,
A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bond. Physical change मैं बोलूँ कि जब मैंने इसको लिया तो मैंने इसको कहीं से तोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली फोल्ड कर दिया तो इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ रिबन को जो लिया था बेटा, मैंने एग्जांपल में तुम लोग को बताया था अभी कैमरा ऑन करके, उसी तरीके से मैंने वहां रिबन को ना कोई कट करा है ना कुछ भी करा है, जस्ट एक उसके मॉडिफिकेशन को स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो जो रिबन स्ट्रेट दिख रहा था वो रिबन फोल्डेड दिखने लगा। रिबन के केस में बता, प्राइमरी के केस में, प्रोटीन के केस में वहां बॉन्डिंग बन रही है। क्लियर? ठीक है। अब फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया गया, जस्ट उनके स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया गया समहाउ और कोई चेंज हो गया और उससे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल प्रोसेस। इज इट क्लियर? फिजिकली उसकी मॉर्फोलॉजी में जब हम लीफ मॉर्फोलॉजी तुम्हें बता रहे थे तो हम लीफ की एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात किए। जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात किए सब हम लोगों ने प्लांट की मॉर्फोलॉजी, लेकिन जब हम तुमसे बोले लीवर मॉर्फोलॉजी तो लीवर के स्ट्रक्चर, लीवर कैसा दिख रहा है उसकी बात करेंगे। सेम वे में किसी मॉलिक्यूल की मॉर्फोलॉजी, तो वो मॉर्फोलॉजी वो उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो कैसा दिख रहा है। वहां पे तुम ये नहीं बोल सकते मुझे कि मैम ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया। दैट इज नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर, उस एनाटॉमी की वो मॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर? उस बायोमोलिक्यूल की वो मॉर्फोलॉजी। डबल हेलिकस मॉडल डीएनए की मॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर? मॉर्फोलॉजी टर्म कंफ्यूज करता है बार बार, इसलिए बता रही हूँ। A physical change simply refers to a change in shape without physical change क्या हो गया, शेप में चेंज कर दिया गया without breaking of bond. This is a physical process और उससे उसकी एक्टिविटी में चेंज हुई, उससे रिएक्शंस के प्रोसेस में चेंज हुई। Another physical process is a change in state of matter. मैटर सबने पढ़ रखा होगा, छोटे क्लास से टॉपर्स हो तुम लोग, 80% से ऊपर ऊपर 90% से ऊपर वाले हो, सबको पता होगा सॉलिड गैस लिक्विड स्टेज। तो सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं, चेंज ऑफ मैटर। लिक्विड से गैस में गया, चेंज ऑफ मैटर। सॉलिड से गैस में चला गया लास्टली, तो चेंज ऑफ मैटर। ठीक है, वही मैटर है ये। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, तो वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस हो रही है, स्टेज फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटी थी, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुई है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आया है बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इज इट क्लियर? दोनों सेंटेंस को रिलेट कर पा रहे हो? हाँ या ना, फटाफट बोलो बोलो। Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water or when water becomes a vapor. These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. अब जहाँ पे बॉन्ड टूट रही है या जुड़ रही है, केमिकली इन्वॉल्व हो गया, वो सब क्या हो गया आपका, केमिकल रिएक्शन। मतलब वो फिजिकल प्रोसेस थी जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में आए, लेकिन उस सॉलिड से लिक्विड के आने में जो इंटरनली उनके बॉन्ड के ना हुआ, वो सब क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस। रिलेट हो गया फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। जब तक कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई थी तो वो प्योर फिजिकल प्रोसेस थी। ठीक है, उसने सिर्फ मॉडिफाई किया अपने स्ट्रक्चर को, उसका शेप चेंज हुआ। इज इट क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पीए क्या होता है, बेरियम। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। आयन रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फ्यूरिक एसिड, आयनिक फॉर्म बेरियम सल्फेट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। कैसा रिएक्शन है, वाटर का निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। मतलब अब इसने इसके अंदर एंटर किया, इसके सल्फेट को ले लिया, इसके अंदर बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और वाटर वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आ गया। एंड आपका दो कंपोनेंट प्रोडक्ट क्या बन गया, BaSO4 एंड वाटर। ठीक है, आप चले कहाँ से थे, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया था आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फाइनली आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो इस केस में आपका जो रिएक्टेंट है, ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट R, R1 क्या हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड,
R2 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके बीच में रिएक्शन किए, दोनों के बीच में इंटरचेंज हुआ, कुछ बॉन्ड टूटी, कुछ मॉलिक्यूल इधर से उधर गए, एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट वन एक बना BaSO4, एक प्रोडक्ट बना आपका वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हो जहाँ पे आपका इंटर कन्वर्जन हुआ, इंटरचेंज हुआ, और फाइनली आपके प्रोडक्ट फॉर्म। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये आपकी कैसी रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं। जब आप बेरियम, मैग्नीशियम इन सब की बात करते हैं तब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, अब स्टार्च आ गया, तुरंत बता दो ये कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? स्टार्च आया, स्टार्च की बात कर रहे हैं। अरे बेटा अभी तो पढ़ा ना पूरा, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सब चीजें माइंड में फिट क्यों नहीं हो रही, मुझे अब होती है तुम लोग की टेंशन। पता है 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फ्रैंकली बोलूं मुझे क्लास से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं निकल रहा है, दिख रहा है जो क्वालिफाई कर सके। फ्रैंकली बोलूं, कल ही मेरी इस पे बात हुई, तो बहुत तेज स्पीड अप करना है, इसलिए मैं तुम लोगों को सामने बुलाने के लिए परेशान हूँ। मेरा यहाँ पर्पज ये नहीं है कि बायो आई गाथा गादी, मैं कभी बायो को बायो की तरह पढ़ाऊंगी ही नहीं। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि मैम एनसीईआरटी पढ़ा देगी और हमारा बायो बहुत अच्छा खत्म हो जाएगा, लिख लो, ना बायो अच्छा होगा ना खत्म होगा। एनसीईआरटी 10-10 बार पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद भी मैंने बोल रखा 10 बार एटलीस्ट एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब पूछा करो भैया दीदी लोग, ये चीजें दिमाग में बैठ क्यों नहीं रही है? व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, कब से हम ये चीज बता रहे हैं? अगर एक क्लास में हमने बेसिक्स बताई है, 2 क्लास में हम उसको रिवाइज कर चुके हैं, 4 क्लास में हम उसके एग्जाम्पल बता चुके हैं, तो एटलीस्ट बेसिक तो सेट हो जाना चाहिए। जब हम बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन बताएं, वही हम लोग बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन में ही देख चुके हैं, वो कार्बन के कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं या जिनके फॉर्मेशन, जिनके एक्युमुलेशन से एक सेल बनी है और पूरी बॉडी बनी है। रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। एक बायोमोलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के लिए भी बायोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, और एक बायोलॉजिकल सिस्टम भी जो बना हुआ है वो बायोमोलिक्यूल से बना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टार्च एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का क्या है, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड? मनाली बहुत पिटाई करी, ठीक है, बहुत पिटाई करी। सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान ध्यान में दो कि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फॉर्म करता है, प्लांट सुक्रोज यूज करता है, जब हम फूड खाते हैं तो स्टार्च आता है, मोनो डाई पॉली हो गया। क्यों इसको ले क्यों नहीं रहे हो दिमाग के अंदर? कैसे फिजियोलॉजी होगी अपनी, कैसे पढ़ोगे वो चैप्टर, वो जो तुम्हें रिएक्शन पे रिएक्शन और कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, और ये तो बायो है जिसको सब इजी मान के बैठते हो। हम कभी इजी नहीं मानते, हम बायो में बहुत फील्ड पढ़ रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, और ये आईडी कार्ड में लिख भी गया पीएचडी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पता नहीं क्या जरूरत थी इसकी। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ रखी है, और ये बहुत बेसिक चीज है। और आगे बनना है डॉक्टर, डील करना है, किसी की सर्जरी करने जा रहे हो, किसी का ब्रेन ट्रीट कर रहे हो, और ये चीज दिमाग में नहीं जा रही है, तो फिर खत्म बात, खत्म है बात। बहुत फ्रेंकली बोल रही है, एडमिशन कैंसिल करना है कर दो, संजय सर मुझसे कुछ बोलेंगे बोल दो। लेकिन नहीं पढ़ना है तो टाइम वेस्ट मत करो, नॉर्मल 12th पढ़ो, कुछ और करियर ऑब्जेक्टिव देखो। पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, सपने में नहीं बन जाओगे। गोविंदा स्टाइल में डॉक्टर लॉयर नहीं बनना है कि आज एप्रन पहन लिया, स्टेथोस्कोप लगा लिया, फोटो शूट हो गया, डॉक्टर बन गया। कल मन किया पुलिस इंस्पेक्टर बनने का, हमने वो यूनिफॉर्म ले ली, एक्टिंग कर ली, पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। आईएएस ऑफिसर का रोल करने का मन किया, आईएएस ऑफिसर बन। मजाक चल रहा है क्या कोई? मजाक चल रहा है? लिटरली कोई मजाक नहीं चल रहा। अगर तुम में से किसी को भी ये लग रहा है कि तुम डॉक्टर बन